कार्ल जंग अपने बुक मैन एंड हिज सिंबल्स और भी अपने दूसरी कई सिग्निफिकेंट किताबों में बताते हैं कि हम सभी के अंदर एक डार्क या फिर शैडो सेल्फ होता है जो हमारे माइंड के अनकॉन्शियस हिस्से में होता है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते, जहां पर हमारे कैरेक्टर के डार्क सीक्रेट्स छुपे होते हैं। और वो बताते हैं कि हम मेल या फिर फीमेल में से किसी एक जेंडर में ढल जाने के बावजूद भी हमारे अनकॉन्शियस के गहराई में हमारे जेंडर का एक हिस्सा अभी भी दबा हुआ होता है। और वो बताते हैं कि हमारे माइंड के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनका ताल्लुक हमारे एंसेस्टर से होता है, जिसे वो कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और जंग की सबसे मेन आइडिया जो है ना, वो है आर्चीटाइप्स की। और आज हम इन सभी को बड़े ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं। हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस से लेकर डार्क सेल्फ तक इस वीडियो में बात करेंगे। आपको इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। काफी गजब की चीजें आपको अपने बारे में पता चलेंगी जो शायद आपको पहले पता ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक लाइक जरूर दबा दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। सिगमंड फ्रॉयड अपने कामों में अपनी एक ग्रेट आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि आउटसाइड फोर्सेस से गाइड और कंट्रोल होने के बजाय, जैसे कि गॉड या फिर तकदीर, हम मोटिवेट होते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं हमारे माइंड की इनर वर्किंग्स के जरिए से, स्पेसिफिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड के जरिए से, और इसी से हम कंट्रोल होते हैं। वो क्लेम करते हैं कि हमारी एक्सपीरियंस इफेक्ट होती है उन ड्राइव से जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कंटेन होते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के स्टूडेंट कार्ल जंग ने इसी आइडिया को जो है ना और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि किस तरह की एलिमेंट्स जो होती है वो हमारे अनकॉन्शियस को और इसके काम को बनाती है। कार्ल जंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस पर कि सारे दुनिया के सोसाइटीज इसी तरह के कुछ सर्टेन सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं एक दूसरे से। कल्चरली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने के बावजूद भी उनकी इमेज और उनके सिंबल्स में वो एक बड़े ही मिस्टीरियस कम्युनैलिटी को शेयर करते हैं और इसे वो हजारों सालों से करते आ रहे हैं। वो इसे सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा होगा जो एक इंडिविजुअल इंसान के एक्सपीरियंस से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो। और सिंबल्स के बारे में वो कहते हैं कि ये जरूर एग्जिस्ट होगी इंसान के माइंड की एक पार्ट की तरह। उन्होंने सोचा कि इन शेयर्ड मिथ्स का एग्जिस्ट होना ये प्रूव करता है कि इंसान की माइंड की पार्ट्स ऐसे आइडियाज को भी कंटेन करती है जो एक तरीके के टाइमलेस स्ट्रक्चर में है, जो एक्ट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव मेमोरी। कार्ल जंग कहते हैं कि एक बहुत ही अलग और सेपरेट पार्ट अनकॉन्शियस का एग्जिस्ट करता है हम सभी के अंदर, जो हमारे खुद की किसी भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है। इसे कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो कार्ल जंग की इस बुक को पढ़ने के लिए और अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना, तो मैंने उसका अमेज़न लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसे जरूर चेक करें। खैर आगे बढ़ते हैं। जो मिथ्स और सिंबल्स बड़ी ही कॉमनली पाए जाते हैं, जंग कहते हैं कि ये पार्ट हैं उसी यूनिवर्सली शेयर्ड कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। वो मानते थे कि ये सिंबल्स हमारे मेमोरीज में एग्जिस्ट होती हैं जनरेशन टू जनरेशन पास करते हुए, और उनमें स्लाइटली सिर्फ उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स में चेंजेस आते हैं अलग अलग कल्चर्स और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ये इनहेरिटेड मेमोरीज जो हमारे माइंड के अंदर पैदा होती है सिंबल्स के लैंग्वेजेस में, उसे कार्ल जंग कहते हैं आर्चीटाइप्स। जंग मानते थे कि आर्चीटाइप्स जो है ना ये लेयर्स हैं हमारी मेमोरीज की, हमारी इनहेरिटेड मेमोरीज की, वो मेमोरीज जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है, और यही हमारे कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस को कंस्टिट्यूट करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है आर्चीटाइप, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड आर्चीटाइपम से, जिसे ट्रांसलेट किया जाता है फर्स्ट या फिर ओरिजिनल पैटर्न या फिर मॉडल की तरह। कार्ल जंग मानते थे कि आर्चीटाइप्स मेमोरीज हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस से मिली है। वो किसी टेम्पलेट या फिर गाइड बुक की तरह हमारे माइंड के अंदर एक्ट करती हैं, जिसे हम अनकॉन्शियसली यूज करते हैं हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस को समझने और ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसी की वजह से हम अपनी एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। आर्चीटाइप्स को समझा जा सकता है किसी इनहेरिटेड
इमोशनल या फिर बिहेवियरल पैटर्न की तरह, जो हमें अलाउ करती है किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर या फिर इमोशनल एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए, किसी यूनिफाइड पैटर्न की तरह जिसकी कोई मीनिंग है। ऐसा लगता है कि हम चीजों को इंस्टिंक्टिवली करते हैं, पर जंग कहते हैं कि जो कोई भी चीज इंस्टिंक्ट की तरह दिखाई देती है वो असलियत में आर्चीटाइप का अनकॉन्शियस यूज होता है। जंग सजेस्ट करते हैं कि हमारी माइंड कंपोज्ड है 3 कंपोनेंट से। पहला है द ईगो, और दूसरा द पर्सनल अनकॉन्शियस, और तीसरा है द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ईगो के बारे में जंग कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है हमारे कॉन्शियस माइंड या फिर सेल्फ को, और जहाँ पर पर्सनल अनकॉन्शियस में कंटेन होते हैं उस इंडिविजुअल इंसान के खुद के मेमोरीज। इसमें वो मेमोरीज भी इंक्लूड हैं जो सप्रेस्ड हो चुके हैं। और ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है ना, ये पार्ट है हमारे माइंड का, जहाँ पर आर्चीटाइप्स होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे आर्चीटाइप्स हैं, हालांकि वो बदल और ढल सकते हैं एक दूसरे से अलग अलग कल्चर्स में, और इसे हम कोई स्पेसिफिक इमोशनल मीनिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। और एक आर्चीटाइप है पर्सोना। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्चीटाइप है जिसे कार्ल जंग ने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने इसे अपनी अर्ली लाइफ में ही रिकॉग्नाइज किया था कि बचपन से ही उनकी एक आदत थी कि सिर्फ कुछ सर्टेन पार्ट्स अपनी खुद की पर्सनैलिटी की शेयर करना बाहरी दुनिया से, अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं। और उन्होंने इस कैरेक्टरिस्टिक को जो है ना दूसरे लोगों में भी पाया, रिकॉग्नाइज किया, और उन्होंने उनमें ये गौर किया कि इंसान अपने पर्सनैलिटीज को डिवाइड करते हैं सर्टेन पार्ट्स में, और वो सिलेक्टिवली शेयर करते हैं सिर्फ अपने सेल्फ की कुछ सर्टेन पार्ट्स को ही, अपने एनवायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो सेल्फ जो हम इस दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, हमारा पब्लिक इमेज, ये एक आर्चीटाइप है जिसे जंग कहते हैं पर्सोना। जंग मानते थे कि हमारे सेल्फ की दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट्स होती हैं, और इंसान अपने वजूद में पूरी तरह से ढलता है मेल या फिर फीमेल में सोसाइटी के जरिए से उतना ही जितना कि बायोलॉजी के जरिए से। मतलब बिकमिंग को कंस्टिट्यूट करने के लिए सोसाइटी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि बायोलॉजी। और आसानी से इसे अगर हम समझें तो मेल या फिर फीमेल में से किसी एक जेंडर में हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हो जाने के बाद भी हमारा आधा जो जेंडर होता है वो सप्रेस हो जाता है, हमारे अनकॉन्शियस में वो खत्म नहीं होता। जब हम पूरी तरह से मेल या फिर फीमेल में बन जाते हैं और हम अपने आधे जो है ना पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम इनमें से कोई एक ही बन सकते हैं, मेल या फिर फीमेल। हालांकि हम अब भी हमारे सेल्फ की उस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं आर्चीटाइप के जरिए से। इसे जंग डिस्क्राइब करते हैं एनिमस और एनिमा की तरह। एनिमस एग्जिस्ट करती है मैस्कुलाइन यानी मेल पार्ट फीमेल पर्सनैलिटी की, और एनिमा फेमिनाइन यानी फीमेल पार्ट मेल पर्सनैलिटी की। ये हमारा अदर हाफ है, ये हमारा वो हाफ है जो हमसे ले लिया गया था जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं बॉय या फिर गर्ल में। ये ऐसा आर्चीटाइप है जो हमें हेल्प करती है समझने के लिए ऑपोजिट सेक्स को, क्योंकि इनमें कंटेन होते हैं अब तक के किए हुए सारे इम्प्रेशंस किसी मर्द या औरत के जरिए से। ट्रेडिशनली जैसे कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से हमें पता लगता है, ईव जो द फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ है, जिन्हें अरबी में हवा भी कहते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन है एनिमा की, जो मैन का अनकॉन्शियस फीमेल पार्ट है। जैसे कि कुरान और बाइबल में भी आता है कि खुदा ने एक जान से 2 बनाए, और इसी से हमें ये क्लियर हो जाता है कि मेल की अनकॉन्शियस में फीमेल पार्ट होती है और फीमेल की अनकॉन्शियस में मेल पार्ट। कार्ल जंग एक बड़े ही अलग तरह के आर्चीटाइप को डिफाइन करते हैं जो रिप्रेजेंट करती है हमारे सेल्फ की एक ऐसे पार्ट की तरह जो हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। इसे वो कहते हैं द शैडो या फिर द डार्क सेल्फ। ये पर्सोना से बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है। ये डार्क या फिर अननोन साइड है हमारे सेल्फ का, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे सारे सीक्रेट्स या फिर हमारे दब चुके हुए थॉट और हमारे शर्मनाक पहलू हमारे कैरेक्टर के। और हमारा ये सेल्फ जो है ना इंसानी शक्ल में हमारे ड्रीम में भी आ सकता है, और ये बाइबल में भी मेंशन है। बाइबल में इसे कहा जाता है द डेविल। ये जो शैडो सेल्फ है, ये बैड साइड है हमारे सेल्फ का, वो जो हम दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं, पर तब भी ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। ये उन एस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है
जिससे हम आगे बढ़ जाना चूज करते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होती किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में। और जंग कहते हैं कि सारे आर्चिटाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है द ट्रू सेल्फ। ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग आर्चिटाइप है जो सारे दूसरे एस्पेक्ट को यूनिफाई कर देती है एक साथ एक कंप्लीट सेल्फ में। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ का सबसे हाईएस्ट गोल है एक एडवांस और एनलाइटेड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग अचीव करना, जिसे वो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और इसे अचीव करने का रास्ता ट्रू सेल्फ की आर्चिटाइप के अंदर ही मौजूद है। जब इसे फुल्ली पूरी तरह से रियलाइज कर लिया जाए, ये आर्चिटाइप जो है ना सोर्स है विजडम और सच्चाई का, और ये जो है ना सेल्फ को प्योर स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर देती है। और जंग कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली नहीं होती, इसे अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद और मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। तो ये थी कार्ल जंग की पूरी साइकोलॉजी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है ना तो नीचे एक लाइक जरूर दबा दें और अपने ख्यालात का इजहार जो है ना जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।